आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2018 का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। सेकंड, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ये जो तीनों हमारे पास टेंस, सावधान, इसे एग्जैक्टली क्या करेक्ट है इंग्लिश एजुकेशन भारत में आ गया। सबसे पहले अगर भारत में एजुकेशन की बात की गई थी, वो कौन सी भाषा में भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी या एजुकेशन दिया जाएगा, ये फिक्स नहीं था। सबसे पहले अगर बात की गई थी तो चार्टर्ड एक्ट ₹1 लाख पर ईयर, lakh per year has to be kept aside. Lakh per year has to be kept aside for the ₹1 lakh per year has to be kept aside for the education of the Indian masses या natives, ये उसमें बोला गया था। भले ही उसमें इंग्लिश के बारे में डायरेक्टली बोला नहीं गया है, बट एजुकेशन की पहले शुरुआत होगी के बाद ही तो डिसाइड होगा ना इंग्लिश आएगा या वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक्ट ने तो भारत में एजुकेशन का फाउंडेशन, एक्ट में जो बोला गया था हर एक पॉइंट दिया गया है ना, हर एक जो बिंदु दिया गया है सब में कनेक्शन है, कनेक्शन है। एक्ट में क्या बोला गया है कि हम लोग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपया हर साल देगा भारतीयों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन सिर्फ पैसे से शिक्षा नहीं आएगी ना, जब तक आप एजुकेशन से रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं करोगे। भाई अगर 1 लाख पर ईयर हम शिक्षा के लिए हमें मिलेगा, वो कैसे स्पेंड करेंगे? पहले तो हमें किसी एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, की ज़रूरत है, तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट कहेंगे या एजुकेशन मिनिस्टर कहेंगे। उसके बाद हमें एक ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी जो शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर सकती है। फिर ब्यूरोक्रेसी तो एक प्रशासन के रूप में काम करेगी। शिक्षा कौन देगा? ब्यूरोक्रेसी या प्रशासन देगा या शिक्षक देंगे? शिक्षक देंगे तो टीचर्स की ज़रूरत है, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी? फिर साथ ही साथ टीचर्स की रिक्रूटमेंट के साथ साथ फिर उनकी सैलरी फिक्स करना। फिर टीचर्स कहाँ पढ़ाएंगे? पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक स्कूल की ज़रूरत है। और सिर्फ एक स्कूल ऐसा नहीं है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ द स्कूल्स वुड बी नीडेड। मतलब स्कूल एज अ इंस्टीट्यूशन एक आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर साथ ही साथ बच्चों को लाना ज़रूरी है। बच्चों को लाएंगे तो उनको वहाँ पे रिटेन करना, कि बच्चों को बनाए रखना ज़रूरी है। ड्रॉप आउट रेशो आज भी बड़ा इशू है, उस समय भी देखा गया था, और ऑब्वियसली वो भी एक थ्रेट था ही। ये जो सारी निटिग्रिटीज है, प्लस ये सारे लाके बच्चों को लाके बिठा दिया, टीचर सामने खड़ा है, पढ़ाएंगे क्या? करिकुलम चाहिए ना, सिलेबस चाहिए, करिकुलम चाहिए, फिर टेस्ट देने की मैकेनिज्म चाहिए, यानी एग्जामिनेशन। ये जो सारी माइन्यूट डिटेल्स है, नुआंसेस है, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। भारत में आ गया, उसके बाद फिर आ गया ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ये सब आने के बाद ये जो कमेटी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी, और कमेटी आखिर में डिस्कस कर रही थी कि अभी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली कि हमारे पास टीचर्स कैसे रिक्रूट होंगे, ये क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, टीचर्स के पास क्या स्किल होना चाहिए, क्या हमारा करिकुलम रहेगा, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, हम बच्चों को कैसे लाएंगे, बच्चों को कैसे रिटर्न करेंगे, देंगे, किस किस चीज़ों के ऊपर कैसे कैसे पैसा खर्च होगा, टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे, वगैरह वगैरह, स्कूल कैसे बिल्ड होंगे, एक्सेट्रा। सब कुछ लगभग तय हो रहा था। बट फिर प्रॉब्लम ये आ गई, गाड़ी कहाँ पे आके रुक गई? गाड़ी आके रुक गई कमेटी में जो मेंबर्स थे तो दो हिस्सों में बट गए। इस बात को लेके एक गुट है, एक जो ग्रुप है कमेटी का, वो बोल रहा है जो ये है
इंडियंस जिनको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश में ही पढ़ाना है, ठीक। एंड दूसरा ग्रुप था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होने के बावजूद उनको भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास, भाषा के प्रति सम्मान करते थे, वो रिस्पेक्ट देते थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को उनकी अपनी मातृभाषा या मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, है। जो कमिटी है उस कमिटी में एक तरीके से झगड़ा हो गया, एक तरीके से उनमें मतभेद हो गए, बहुत ज़्यादा बाद में परिवर्तित हो गए। वो बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस करके आगे चले गए एंड कहीं ना कहीं क्या हो गया, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, एक कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद हो गया। फिर क्या गया, क्या जाएगा, उनके लिए है कहीं ना कहीं इस एजुकेशन भारत में आ गया। इन तीनों कड़ियाँ जरूरी है। तीनों में से एक भी कड़ी नहीं रहे, कड़ी मिसिंग होती तो शायद इंग्लिश एजुकेशन हमारे सामने दिखता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेट चार्टर्ड एक्ट 1813, 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसके फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट के बारे में एक जो यहाँ पे दिया था प्रावधान, चार्टर्ड एक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दिए, आपको प्रोविजंस पूछे हैं। चार्टर्ड एक्ट 1830 द मोनोपोली ऑफ द EIC, ट्रेड मोनोपोली चार्टर्ड एक्ट 1813 की तरफ से, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी चाइना। क्या क्या ये asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian held by the company. Asserted the sovereignty of the Crown over the Indian territories held by the company. And third, the revenues of India were now controlled by British Parliament. Revenues of India, they were now controlled by British Parliament. ऐसा उसमें बोला गया है। तो ये किस हद तक सही है वो हमको देखना है अभी। जाहिर सी बात है, चार्टर्ड एक्ट 1813 जो है उसने क्या कि भारत में और जो टी यानी चाय और चाइना है उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, ऐसा प्रपोजल आया था। बट वो प्रपोजल पास नहीं हो पाया था, वो प्रपोजल पास नहीं हो पाया एक्सेप्ट फॉर विद चाइना। सही है, भारत में खत्म, चाइना और टी में अभी भी कंपनी की मोनोपोली बरकरार थी। asserted the sovereignty of the British for the Indian, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमि है, राज्य है, पर क्राउन का सोवरेनिटी आया या सार्वभौम ऐसा बोला गया था, प्रभुता क्राउन की होगी ऐसा बोला गया था, वो भी सही है। तो पैरामाउंट से भारत के राजस्व को ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा, ये बिल्कुल गलत है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। भारत के जो राजस्व है इंडिया उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा। रॉन्ग है, हमारा क्या है 1 और 2 आता है, ये सारी चीज